गुड इवनिंग ऑल। आज एक नया इशू मैंने पिक किया है, मैनेजरियल थियरीज ऑफ द फर्म। जैसा कि स्टार्टिंग की क्लास जो हमने की ऑनलाइन, वो पहली क्लास हमने ली थी अबाउट द न्यू क्रिटिसिज्म ऑफ द न्यू क्लासिकल थियरी ऑफ फर्म। उस में हमने बात की थी कि द फोकस ऑफ द न्यू क्लासिकल थियरी ऑफ फर्म वाज ऑन द marginalistic rule of profit maximization, under which we studied that if the firm wishes to maximize the profit, then it has to equate marginal revenue to the marginal cost. That theory was criticized on certain grounds which we have already discussed, and now we are in a position to move towards the theories जो कि आपकी उस मार्जिनलिस्टिक रूल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का एक एक ऑल्टरनेट प्रोवाइड हमें कराती हैं, एक विकल्प हमें प्रदान करती हैं कि हम अगर मार्जिनलिस्टिक रूल ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को नहीं माने तो कौन से रूल्स हैं जिनको माने, और क्या ऐसा क्यों है, व्हाई इज इट सो दैट वी नीड टू गो अवे फ्रॉम दैट न्यू क्लासिकल थियरी ऑफ द फॉर्म। वो एक जो है उसका सब्स्टिट्यूट के रूप में, उसका ऑल्टरनेट के रूप में ये थियरीज जो हैं वो आई हैं। तो उसमें जो फर्स्ट थियरी हम पढ़ चुके हैं पीछे, वो दैट वाज फुल कॉस्ट प्राइसिंग और द एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग थियरी। एंड नाउ टुडे, as I told you, we are having a discussion about the managerial theories of the firm. So to start with, the first important point, as you can see on the screen, about this theory is that the firm is a coalition having the members with conflicting goals, meaning that जो फर्स्ट क्रिटिसिज्म इस थियरी ने प्रोवाइड करवाया है उस न्यू क्लासिकल थियरी ऑफ द फॉर्म, इफ यू रिमेंबर, जब हमने बात की डिस्कशन किया था, उसका क्रिटिसिज्म किया था, व्हेन वी स्टार्टेड क्रिटिसिज्म ऑफ द अजम्पशंस ऑफ न्यू क्लासिकल थियरी ऑफ फॉर्म, we started with the criticism of its first assumption, which states that there is no divorce between the owner and manager, and the owner of the firm is blessed with the global rationality. ये चीज हमने उसमें पढ़ी थी कि ओनर, पहली क्रिटिसिज्म जो थी वो थी कि ओनर, एक फर्म का जो स्वामी है वो, और प्रबंधक, ये दोनों अलग अलग नहीं हैं, बल्कि ये दोनों एक ही हैं। तो और जो स्वामी है वो, उसके पास वैश्विक तार्किकता है, he has global rationality, and that global rationality was defined in terms of having unlimited knowledge, unlimited information, particularly about the demand and cost conditions. So वो चीज उसमें बात की थी। तो ये फर्स्ट जो बात यहाँ पर आप पढ़ेंगे वो उस अजम्पशन का एक क्रिटिसिज्म है। क्यों? क्योंकि यहाँ ये बात करते हैं कि फर्म इज अ कोएलिशन, मीनिंग दैट कि फर्म एक तरह से एक यूनियन है जिसमें कई सारे स्टैक होल्डर्स हैं। फॉर एग्जांपल, यानी कि फर्म एक संगठन की तरह है जिसमें बहुत सारे लोग हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही व्यक्ति स्वामी है और प्रबंधक और स्वामी एक ही बात है। इट्स नॉट लाइक दैट। देयर आर नंबर ऑफ एक्टर्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन और इन अ फर्म, एंड दोज एक्टर्स मे बी डिफाइंड एज द ओनर ऑफ द, एज द शेयर होल्डर्स, या आपके मैनेजर्स, दोज में भी टैक्स कलेक्टर्स। सो इस तरह से ये कुछ एग्जांपल्स जैसे मैंने आपको दिए हैं, इस तरह से बहुत सारे जो हैं उसमें कई सारे अभिकर्ता हो सकते हैं। फॉर्म में एक प्रबंधक अलग हो सकता है, उसके अंश धारक अलग से हो सकते हैं, और अगर उसमें टैक्स कलेक्शन वाले अलग हो सकते हैं। इवन customer plays an important role which was ignored in the neoclassical theory of the firm. So वो जो हैं, ये सभी एक्टर्स का एक ऐसे कहा गया है इसमें कि ऐसे मेंबर्स का एक यूनियन है फर्म, जो कि जिसमें इन सबके गोल्स जो हैं कॉन्फ्लिक्टिंग गोल्स, जिनके कॉन्फ्लिक्टिंग कहीं यूं कहीं कि सबके गोल्स अपने अपने डिफरेंट गोल्स हैं। तो इस तरह से दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस मैनेजरियल थियरी ऑफ द फर्म, एंड दैट मे बी स्टेटेड एज, एंड दैट it comes out as a result of the criticism of neoclassical theory of form, under which it was studied that there is no divorce between the owner and the manager, और ये कहते हैं कि ऐसा नहीं है, राइट। सो ये पहली बात है। सेकंड बात, ये बोलते हैं कि ऐसा नहीं है कि आपका जो ओनर है वो एक अकेला व्यक्ति है, पहली बात। दूसरी बात, वो उसके पास ऐसा है कि उसको he has complete knowledge of the demand and cost conditions, so it's not like that, ऐसा नहीं है।
बल्कि ओनर जो हैं वो एक नहीं होकर के कई ओनर हैं। मींस उन ओनर्स को अगर आप यहाँ देखेंगे फर्स्ट पॉइंट, तो सेकंड पॉइंट इसमें आप देखेंगे ओनर्स, आगे लिखा है मैंने शेयर होल्डर्स, मतलब एक फर्म के कई सारे शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, और वो शेयर होल्डर्स जो हैं वो सभी लगभग आपके स्वामित्व वाली पोजीशन रखते हैं। तो ओनर जो है वो एक कोई ओनर नहीं होकर के शेयर होल्डर्स जो हैं वो फर्म के ओनर की तरह होते हैं। And secondly, to take the decisions about the price, output and other things, वो शेयर होल्डर्स जो हैं they appoint the board of directors, वो एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को नियुक्त करते हैं, यानी कुछ उनमें से कुछ लोगों को अपॉइंट करते हैं जो कि डिसीजन मेकिंग का काम करते हैं, पॉलिसी डिसीजंस ले जाते हैं। सो मेनली द डिसीजंस रिगार्डिंग द पॉलिसी मेकिंग आर टेकन बाय दिस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स व्हिच हैव बीन अपॉइंटेड बाय द शेयर होल्डर्स ऑफ द फर्म व्हिच आर द एक्चुअल ऑनर्स, ये जो उसके वास्तविक स्वामी हैं। आगे क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी रिप्रेजेंटेशन काफी ज्यादा होगा, इसलिए डिसीजन मेकिंग वहां भी इतनी इजी नहीं है, बिकॉज रिगार्डिंग द डिसीजन ऑफ प्राइस एंड आउटपुट some expertise are required and it's not possible that all the members of board of directors possess that expertise। तो इसलिए वो क्या करते हैं, उनके पास जरूरी नहीं है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जितने भी मेंबर्स हैं उन सभी के पास में वो स्किल्स हों कि वो प्राइस और आउटपुट से रिगार्डिंग डिसीजंस ले सकें। इसलिए वो क्या करते हैं, अपने बिहाफ पर वो अपॉइंट करेंगे कुछ और लोगों को, एंड दोज आर नोन एज द टॉप मैनेजमेंट। वो अपॉइंट करेंगे मैनेजर्स को, कुछ मैनेजर्स को जिनके पास स्किल्स होंगी, जिनको जो उनको लगता है कि बेटर डिसीजंस ले सकते हैं। सो फाइनली द डिसीजन मेकिंग पावर कम्स टू द हैंड्स ऑफ मैनेजर्स, राइट। सो ये टॉप मैनेजमेंट है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स इनिशियली। ये पहली बात इंपॉर्टेंट, द फर्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट, or we can say the way in which it deviates from the neoclassical theory of firm is that कि firstly owner और manager जो हैं those are different and उनके कार्य अलग हैं। ओनर जो है सिंगल ओनर नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो ग्लोबल रेशनैलिटी के साथ में हो। जो शेयर होल्डर्स हैं वो उस फर्म के ओनर होंगे। सेकेंडली शेयर होल्डर्स एक व्यक्ति नहीं होकर कई व्यक्ति होंगे, इसलिए वो लोग अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। एंड फाइनली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो मैनेजर्स को अपॉइंट करते हैं, जो मैनेजर्स अब फाइनली डिसीजन लेते हैं। सो अंडर मैनेजरियल थियरी ऑफ द फर्म वी विल टॉक अबाउट द बिहेवियर ऑफ द मैनेजर्स, राइट, क्योंकि मैनेजर्स जो हैं वही फर्म के बिहेवियर को डिसाइड करेंगे। So now moving towards the basic feature of this theory. So finally, as we have seen that the decision power has come to the hand of the managers. So अब जो है हमें ये देखना है क्या क्या काम किस तरह से होंगे। प्रोसेस वही होगा, अगेन द फर्म हैज टू फेस एन ऑब्जेक्टिव फंक्शन अलोंग विद सम कॉन्स्टेंट्स। सो फर्स्टली वी हैव टू सी नाउ अंडर दिस मैनेजरियल थियरी ऑफ द फर्म व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द फर्म। सो हियर द ऑब्जेक्टिव फंक्शन ऑफ द फर्म इज, क्योंकि डिसीजन मेकिंग मैनेजर के हाथ में, इसलिए मैनेजर अपने खुद के यूटिलिटी फंक्शन को मैक्सिमाइज करना चाहेगा। अब ये अलग बात है, हम आगे देखेंगे कि मैनेजर का यूटिलिटी फंक्शन जो है वो क्या है, वो किस चीज को दिखाता है, तो वो हम आगे देखेंगे। एंड सेकंड पॉइंट अगेन ही हैज टू फेस सम कॉन्स्टेंट्स, जैसा कि पीछे और अदर इकोनॉमिक थियरीज में हम देखते हैं, तो कुछ कॉन्स्टेंट्स भी होंगे। कैसे कि ये बात ठीक है कि मैनेजर अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करना चाहता है, बट एट द सेम टाइम ही कैन नॉट ignore the real owners of the firm, means the shareholders, because shareholders have certain expectations from the firm, otherwise they are not going to invest anymore। वो आगे इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे अगर उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी नहीं होती हैं, और डेफिनेटली their expectations revolves around the profit। So मैनेजर्स को अगर अपने जॉब में रहना है तो नेचुरली उनको अपनी यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करने के साथ में दे हैव टू एंश्योर दैट द फर्म इज एबल टू मेक सर्टेन प्रॉफिट। सो मिनिमम प्रॉफिट लेवल उनको अर्न करना जरूरी है, अदरवाइज फर्म में इन्वेस्टमेंट जारी रखना मुश्किल होगा। इसलिए ये कांस्टेंट है कि इन द प्रोसेस ऑफ मैक्सिमाइज देयर ओन यूटिलिटी फंक्शन दे हैव टू एंश्योर दैट द फर्म इज मेकिंग मिनिमम प्रॉफिट लेवल। सो ये आपका सेट हो गया पैरामीटर्स का। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम डिस्कशन इस बारे में करेंगे कि फर्स्टली वी विल सी ये जो है इंडिपेंडेंट ऑफ द डिफरेंट थियरीज ऑफ
मैनेजरियलिज्म, वो है जो कि अलग अलग थियरीज हम आगे देखेंगे। ये डिस्कशन जो था उन डिफरेंट थियरीज से इंडिपेंडेंट है, मतलब सभी थियरीज में ये बात लागू होगी कि मैनेजर का जो एम होगा, यहाँ पर डिसीजन मेकिंग पावर मैनेजर के पास होगी। मैनेजर का ऑब्जेक्टिव फंक्शन ये अपने खुद के यूटिलिटी फंक्शन पर फोकस करना होगा और कुछ कांस्टेंट उसको फेस करने होंगे, मतलब उसको कुछ मिनिमम प्रॉफिट लेवल फर्म के लिए अर्न करना होगा। सो now we are in a position to see that what are the different types of managerial theories of the firm. So यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 3 थियरीज फर्म की दी हुई हैं। पहली जो थियरी है वो थियरी आपके है theory of sales revenue maximization, and this theory has been given by Baumol. Second theory is model of managerial enterprises, and this was given by Maris. And the third one is model of managerial discretion, and this theory has been given by the Williamson. तो क्योंकि आप लोगों ने शायद, मुझे लगता है ये बॉमोल वाला समझ में आ चुका है, बिकॉज जो क्वेरीज मेरे पास आए हैं गूगल क्लासरूम में, वो क्वेरीज आई हैं अबाउट मैरिस मॉडल एंड विलियमसन मॉडल। सो टुडे हम बात करेंगे अबाउट, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द मैरिस मॉडल ऑफ मैनेजरियल एंटरप्राइजेस, एंड नेक्स्ट क्लास में हम जब बात करेंगे वो अबाउट द मॉडल ऑफ मैनेजरियल discretion. So आज today we are going to talk about this model of managerial enterprise. So ये आपका मैनेजरियल थियरी ऑफ द फर्म यहाँ आप देख सकते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट से। दीज पॉइंट्स आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आपके पास ये स्लाइड्स रहेंगी तो आप इनमें आराम से देखेंगे तो आपकी चीजें सब समझ में आ जाएंगी। जो भी कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो कुछ कॉम्प्लिकेटेड बातें, उनको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सो द फर्स्ट पॉइंट इज मैनेजर डू नॉट, अकॉर्डिंग टू मैरिस, managers do not maximize profit but seek to maximize balanced rate of growth of the firm. यहां पर हमें देखना है कि फर्स्टली यहाँ जो है मैरिस बोलते हैं कि जो एम ऑफ द मैनेजर है, इट इज नॉट टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट ऑफ द फर्म, राइट, बट he is aimed at maximizing something else, and which that something else has been defined as the balanced rate of growth of the firm, which has been denoted by capital G, as you can see in the second line. So पहला पॉइंट है कि मैरिस के अकॉर्डिंग फर्म का जो उद्देश्य, मैनेजर का जो उद्देश्य है वो प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना नहीं है, जैसा कि मैनेजरियल थियरी में मैंने पहले आपको बताया गया है। फिर क्या मैक्सिमाइज करना है? जो मैक्सिमाइज करना है अकॉर्डिंग टू मैरिस, दैट इज टू मैक्सिमाइज द बैलेंस्ड रेट ऑफ ग्रोथ, संतुलित वृद्धि की दर को अधिकतम करना है। नाउ द क्वेश्चन इज, what do we mean by this balanced rate of growth, and at which point this balanced rate of growth is maximized? किस पॉइंट पर इस बैलेंस्ड रेट ऑफ ग्रोथ को मैक्सिमाइज किया जाता है? So to understand this balanced rate of growth, this capital G, we have to understand some other G's also, and these are GD and GC. यहाँ पर आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। So ये बैलेंस्ड रेट ऑफ ग्रोथ मैक्सिमम उस पॉइंट पर होगी जहां पर GD will be equal to GC. And what does this GD and GC denote? यहाँ पर GD जो है, this GD represents rate of growth of the demand for the product, and this GC represents the growth of capital supply, right? So the point where the growth of the demand for the product is equal to the growth of capital supply, the balanced rate of growth for the firm is maximized, right? So मैरिस की थियरी के हिसाब से ये बात आती है। यहाँ पर ये जो GD है, this GD has connection with the managers, and this growth of capital supply denoted by GC has close connection with the owners, right? So इस GD का कनेक्शन, संबंध जो है वो प्रबंधकों के साथ में है, और इस GC का कनेक्शन जो है वो आपके ओनर्स के साथ में है। अगेन टू रिमाइंड द थिंग्स, मैंने जैसे पीछे बताया कि although the objective function of the firm is to maximize the manager's own utility function, but at the same time he has to remember that if he wishes to stay in his job, then he has to ensure a minimum profit level for the shareholders of the firm. अगर आपका प्रबंधक जो है उस मेन एम उसका खुद का अपना यूटिलिटी उपयोगिता को अधिकतम करना है,
लेकिन अगर उसे अपने बिजनेस में रहना है तो उसे शेयर होल्डर्स के लिए एक मिनिमम प्रॉफिट लेवल भी इंश्योर करना जरूरी है। तो इसलिए यहाँ पर जीसी और जीडी जो दोनों जहाँ पर इक्वल होंगी वहां पर बैलेंस्ड रेट ऑफ ग्रोथ फर्म की मैक्सिमम होगी, और एक तरह से हम कह सकते हैं कि जो आपका इक्विलिब्रियम, द पॉइंट दैट विल बी द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। सो अब हम now we will take up one by one that what determines the utility function of managers. Then we will see what determines the utility function of the capital owners, or you can say shareholders, right? So generally managers seek to maximize salaries, status, job security, etc. जो मैनेजर्स हैं आपका, यू कैन से दीज आर द पॉइंट्स, दीज आर द आइटम्स और फैक्टर्स विच डिटरमिन्स द यूटिलिटी फंक्शन ऑफ द मैनेजर। मैनेजर के उपयोगिता फलन को ये चीजें हैं जो डिसाइड करती हैं। वेट फॉर अ मिनट, आई हैड अ कॉल। तो ये चीजें हैं जो मैनेजर के यूटिलिटी फंक्शन को आपके डिसाइड करती हैं, जिनमें हमने मेनली लिया है सैलरीज, स्टेटस, जॉब सिक्योरिटी। इसी तरह से ओनर्स के भी कुछ हैं चीजें जिनको ओनर अपना मैक्सिमाइज करना चाहता है, एंड वो चीजें कौन कौन सी हैं? प्रॉफिट है, कैपिटल सप्लाई है, साइज ऑफ आउटपुट है। तो ये चीजें हैं जो आपके ओनर के यूटिलिटी फंक्शन को मैक्सिमाइज, जिन ओनर के यूटिलिटी फंक्शन में को डिटरमिन कर। हाँ सॉरी, कॉल की वजह से बीच में थोड़ा सा मैंने डिस्टर्ब हो गया, तो मैं एक बार वापस से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि ये जो पॉइंट्स हैं, सैलरी, स्टेटस, जॉब सिक्योरिटी, ये आपके मैनेजर के यूटिलिटी फंक्शन को डिटरमिन करते हैं, और जो आपके ओनर्स या शेयर होल्डर्स हैं उनकी यूटिलिटी फंक्शन को डिटरमिन करने में प्रॉफिट, कैपिटल सप्लाई, साइज ऑफ आउटपुट, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हालांकि आगे हम चल के प्रॉपर यूटिलिटी फंक्शन का फॉर्म भी देखेंगे, पर सिर्फ आपके समझने के लिए ये चीजें मैंने यहाँ से अलग से दिखाई हैं। आगे आप देखेंगे कि ये जो गोल्स हैं, इंक्लूडिंग दी आपके एम, इंक्लूडिंग द फैक्टर्स विच आर द पार्ट ऑफ मैनेजर्स यूटिलिटी फंक्शन एंड द फैक्टर्स विच आर पार्ट ऑफ द शेयर होल्डर्स यूटिलिटी फंक्शन, ये सभी जो हैं ये एकदम एक दूसरे से क्लोजली कनेक्टेड है। अगर आप देखेंगे एकदम सेपरेट नहीं है, इसलिए नीचे वाली लाइन बोलती है most of these goals are closely related to each other and revolves around a single variable, that is size of the firm। इसलिए फर्म की जो साइज है वो इंपॉर्टेंट चीज है जिसके चारों तरफ ऐसा लगता है कि ये सारे फैक्टर्स मूव करते हैं। एंड नीचे ये लाइन भी लिखी है मैंने, इट्स नॉट द एब्सोल्यूट साइज दैट मैटर्स रादर द रेट ऑफ ग्रोथ। इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ डिमांड फॉर द प्रोडक्ट एंड रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ द कैपिटल सप्लाई, ये मैंने यहाँ पर शो किया है। तो इसलिए जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो मेरिस के अकॉर्डिंगली वो ये है कि साइज ऑफ द फर्म जो है वो मैटर करती है। तो यूटिलिटी फंक्शन जो मैनेजर के हैं उसमें जो एलिमेंट्स हैं वो, और शेयर होल्डर्स के यूटिलिटी फंक्शन में जो एलिमेंट्स हैं वो सभी ऑलमोस्ट इस फैक्टर के चारों तरफ घूमते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, वो है साइज ऑफ फर्म का आकार, राइट। Therefore, by maximizing G, managers maximize their and the owner's utility function, which may be written as, जो मैनेजर्स का यूटिलिटी फंक्शन, इसलिए मैनेजर्स अपने जो है यूटिलिटी को मैक्सिमाइज करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ऐसा लगता है कि जो आपके कैपिटल ओनर्स हैं उनका भी यूटिलिटी मैक्सिमम होगा। इसलिए फर्स्टली वी विल सी दैट व्हाट डिटरमिन्स द यूटिलिटी फंक्शन ऑफ द मैनेजर्स। तो एक स्पेसिफिक, ये जनरल फॉर्म था कि जनरली हमने देखा क्या क्या चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट है। अब स्पेसिफिक फॉर्म हम देख रहे हैं नीचे यूटिलिटी फंक्शन का। सो यूटिलिटी फंक्शन ऑफ द मैनेजर्स इज डिनोटेड एज UM is a function of GD and S। यहाँ पर ये D जो है, इस D को आप सब स्क्रिप्ट में लगा लीजिएगा नीचे, मैंने यहाँ इसको D को साथ में लिख दिया। तो this GD, as we have already seen, denotes the growth of the demand for the product, and this S denotes the job security of the managers। अब अभी आगे जो हम डिस्कशन करेंगे उसमें हम देखेंगे कि what does this job security mean। वैसे इन कॉमन पार्लेंस अगर आप बात करें तो भी आपको पता है कि इवन फ्रॉम अ ले पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू इट्स क्वाइट क्लियर दैट जॉब सिक्योरिटी मैटर्स अ लॉट टू द मैनेजर्स। जैसे मैंने पीछे बताया आपको कि भाई अगर उनको जो स्टे करना है अपने प्रोफेशन में तो उनको कुछ प्रॉफिट लेवल इंश्योर करना होगा, तो दैट आल्सो हैज अ क्लोज कनेक्शन विद देयर जॉब सिक्योरिटी। इट मींस जॉब सिक्योरिटी जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है मैनेजर्स के लिए। इसलिए हमने ज्यादा जो ऊपर फैक्टर्स हैं, जनरल फैक्टर्स हमने काउंट किए,
वो उनमें से हमने ये 2 फैक्टर्स लिए हैं जो सबसे ज़्यादा रिप्रेजेंट करते हैं आपके यूटिलिटी फंक्शन के इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को। मेजरली ये 2 फैक्टर्स हैं जो बाकी फैक्टर्स को रिप्रेजेंट कर देते हैं। एंड दोज फैक्टर्स आर ग्रोथ ऑफ द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द फर्म एंड सेकंड वन इज जॉब सिक्योरिटी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द कांस्टेंट फेस्ड बाय अ मैनेजर। सो मैनेजर को 2 तरह के कांस्टेंट्स के बारे में मैरिस ने बात की है। जो फर्स्ट कांस्टेंट है दैट इज द मैनेजरियल कांस्टेंट। मैनेजरियल कांस्टेंट ही मींस दैट कि आपके जो मैनेजर हैं उसको मैनेजमेंट जो उनकी टीम है उस टीम में कुछ स्किल्स हैं, वो स्किल्स का आप अनलिमिटेड स्किल्स उनके पास में नहीं है। कोई पर्टिकुलर अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हैं तो उसमें एक लिमिट तक उनकी स्किल्स का आप यूज कर सकते हैं, बट बियॉन्ड दैट अगर आप इफ यू फर्दर नीड द रिफाइनमेंट और द इन्हांसमेंट इन द प्रोडक्टिविटी, देन आपको या तो इम्पार्ट करना होगा उसी मैनेजमेंट की टीम को ट्रेनिंग इम्पार्ट करना होगा या फिर आपको नए मैनेजर्स अपॉइंट करना होगा। सो दिस इज द कांस्टेंट व्हिच हैज टू बी फेस्ड बाय द मैनेजर्स and which comes in the form of managerial constants itself. So इस तरह से ये पहला constant है। Second जो constant है that is the financial constant, आपका वित्तीय जो प्रतिबंध है उसके रूप में आता है। वित्तीय प्रतिबंधों को एक्सप्लेन करने के लिए मैरिस ने 3 रेशियोज के बारे में बात की है। तो in order to come across these financial constants, firstly we need to be well acquainted with the 3 ratios. So we will take up those 3 ratios one by one. The first to come is the debt asset ratio. पहला जो है आपका in short it may also be denoted as debt ratio. आपका debt ratio के रूप में भी आप इसको बोल सकते हैं ऋण अनुपात। ऋण अनुपात को आप डिनोट करेंगे D/A, यानी टोटल डेट डिवाइडेड बाय टोटल एसेट्स ऑफ द फर्म। अगर इसकी आप बात करें तो ये D/A जो है ये डेट रेशियो है, ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट फर्म के लिए है कि मैनेजर्स के लिए ये है कि दे हैव टू टेक अ डिसीजन दैट व्हाट मस्ट बी द ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ डेट रेशियो। इस डेट रेशियो का एक अनुकूलतम अनुपात क्या होना चाहिए। व्हाई? बिकॉज इसका अगर एक बड़ा अमाउंट फर्म रखती है तो इसका मतलब इट में लीड टुवर्ड्स द सोल्वेंसी और द बैंकरप्सी ऑफ द फर्म। फर्म की बैंकरप्सी की तरफ एक इशारा करता है। अगर ऋण अनुपात बहुत ज्यादा है तो फर्म के दिवालियापन की तरफ ले जाता है। लेकिन अगर इसलिए आपके जो हैं वो आपके मैनेजमेंट को ये डिसाइड करना पड़ेगा कि उनको कितना जो है डेट एसेट रेशियो रखना होगा, और अगर ये बहुत कम हो तो हो सकता है फर्म को कई बार रिसोर्स कॉन्स्टेंट्स का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए फर्म को एक ऑप्टिमल अमाउंट डिसाइड करना होगा। सेकेंडली, sometimes I'm using the word firm and sometimes manager, so you can take that as interchangeably कि मैं उन दोनों वर्ड्स को कभी firm बोल रहा हूँ कभी manager बोल रहा हूँ, तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं हो, आप समझ जाएंगे by firm I mean managers here. So next point is liquidity ratio. Liquidity ratio जो है वो आपका है कि it has been defined as total liquidity divided by the total assets. फर्म की जो कुल तरलता है उसको फर्म की कुल परिसंपत्ति से अगर डिवाइड करें तो आपका लिक्विडिटी रेशियो निकल के सामने आता है। अगेन मैनेजर को फिर से यही प्रॉब्लम फेस करना होगा कि कितना अमाउंट इस लिक्विडिटी रेशियो का रखना होगा, क्योंकि बहुत कम लिक्विडिटी रेशियो होगा तो इट में सिग्नल टुवर्ड्स अगेन द सोल्वेंसी और द बैंकरप्सी ऑफ द फर्म। अगर इसका बहुत कम होगी तरलता अनुपात तो हो सकता है ऐसा लगेगा कि ये एक फर्म दिवालियापन की तरफ है। लेकिन बहुत ज्यादा रेशियो होगा इसका तो इट में अट्रैक्ट द रेडर्स ऑल्सो। आपके जो फर्म को ओवरटेकर्स हैं उनके लिए एक अट्रैक्शन होगा, वो ओवरटेक करना चाहेंगे। तो इसलिए अगेन मैनेजर हैज टू टेक अ डिसीजन दैट व्हाट शुड बी द ऑप्टिमल अमाउंट ऑफ लिक्विडिटी रेशियो। एंड द थर्ड वन इज रिटेंशन रेशियो। रिटेंशन रेशियो से पहले आई वुड लाइक टू एक्सप्लेन, ऑल्दो आपने मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा दैट देयर आर 3 कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रॉफिट, or in other words we can say profit may be divided into 3 parts: corporate profit या corporate tax, second one is dividend and the third one is retained profit. एक वो जो टैक्स के रूप में जाता है, एक वो जो शेयर होल्डर्स के पास जाएगा, और एक पार्ट वो होगा जो फर्म खुद के पास रखता है। तो ये रिटेंशन रेशियो जो है वो सी रिटेन्ड प्रॉफिट
divided by total profit. Here you can see pi r divided by pi. This pi r stands for the retained profit and this pi stands for the total profit. So ये इस तरह से इन दोनों चीजों को represent करते हैं. इनका जो रेशियो है वो रिटेंशन रेशियो. अगेन मैनेजर हैज टू फेस द सेम प्रॉब्लम कि आपके रिटेन्ड जो प्रॉफिट है या रिटेंशन रेशियो जो है उसको कितना रखा जाए, कितना ऑप्टिमल अमाउंट फर्म के पास में होना चाहिए. इसको भी ऐसा नहीं है कि कुछ भी रेशियो फर्म रख ले, क्योंकि उसके साथ भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं. फॉर एग्जांपल अगर रिटेंशन रेशियो बहुत ज्यादा होगा, इसका मीनिंग होगा कि आपने शेयर होल्डर्स को प्रॉफिट कम शेयर कर पाए, तो वो आपके लिए रिस्की होगा. वो अपना इन्वेस्टमेंट कम हो सकता है फर्म में. बहुत ज्यादा रिटेंशन बहुत कम अगर रिटेन्ड होगा प्रॉफिट फर्म के पास रखेगी तो इन्वेस्टमेंट का कांस्टेंट उस फॉर्म में भी फर्म के पास में आ सकता है. सो इसलिए ये फाइनेंशियल कांस्टेंट्स जो हैं ये दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दीज आर मेड अप ऑफ 3 इंपॉर्टेंट रेशियोज. दोज मे बी डिफाइंड एज डेट रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो एंड रिटेंशन रेशियो. आगे बोलते हैं कि ये इन तीनों रेशियोज को का जो वेटेड एवरेज है, उस वेटेड एवरेज अगर if we take the weighted average of these 3 ratios that has been given a particular term by Maris and that term is the financial security constant. इन तीनों का जो वेटेड एवरेज लेंगे और उसमें वेट जो असाइन करेंगे वो मैनेजर की मर्जी पर होगा, राइट? क्योंकि जो आपको पता है, मैंने जब भी वेटेड एवरेज हम कोई चीज का निकालते हैं तो हमें उसको सर्टेन वेट असाइन करना होता है. तो यहाँ पर जो भी वेटेड एवरेज निकलेगा वो अपने डिस्क्रिप्शन से मैनेजर्स डिसाइड कर सकते हैं. तो एक वेटेड एवरेज इनका निकालेंगे, जो चीज निकल के आएगी वेटेड एवरेज उसको हम बोलेंगे फाइनेंशियल सिक्योरिटी कांस्टेंट. इस फाइनेंशियल सिक्योरिटी कांस्टेंट का इस फर्स्ट वाला जो वेरिएबल है डेट रेशियो, इसके साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है. इस थर्ड वाले रिटेंशन रेशियो के साथ में पॉजिटिव रिलेशनशिप है और इस लिक्विडिटी रेशियो के साथ में निगेटिव रिलेशनशिप है, राइट? सो इस तरह से उसको मैंने नीचे डिनोट किया है. यहां आप देखेंगे नीचे वाली लाइन में ए बार, ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी कांस्टेंट है. इसका फर्स्ट रेशियो के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है, थर्ड रेशियो के साथ पॉजिटिव रिलेशनशिप है और बीच वाले जो हैं सेकंड रेशियो इसके साथ निगेटिव रिलेशनशिप. नाउ the point is this financial constant or this financial security constant A bar has close connection with the job security of the managers. जो managers की job security है उसके साथ में इसका एक क्लोज कनेक्शन है और वो क्या है कि this financial security constant A bar has negative relationship with the job security of the managers. managers की प्रबंधकों की जो जॉब सुरक्षा है उसके साथ में इस वित्तीय प्रबंधक का जो वित्तीय प्रतिबंधों का ऋणात्मक संबंध है, जो कि नीचे मैंने शो किया है कि ds by DA bar which is negative. That means ये इस फाइनेंशियल सिक्योरिटी कांस्टेंट के साथ जॉब सिक्योरिटी का नेगेटिव रिलेशनशिप है, राइट? तो अगर इसको हम यहाँ अगर सीधा कनेक्ट करें इस जॉब सिक्योरिटी को, दैट मीन्स अगर इस जॉब सिक्योरिटी का भी वही रिलेशन इनके साथ में होगा जो कि इस फाइनेंशियल सिक्योरिटी कांस्टेंट का है, राइट? सो इस तरह से यहाँ पर जॉब सिक्योरिटी को जो है इंट्रोड्यूस किया है मैरिस ने अपने मॉडल में और इस फाइनेंशियल कांस्टेंट के साथ में इसका एक क्लोज रिलेशनशिप उन्होंने स्टैब्लिश किया है. To move further, ये this was just for the sake of your knowledge कि how this job security has an important role to play in the Maris model. Otherwise, in the next line you will see that this job security, which has been denoted by S, has been taken as an exogenous variable. Means it has been given in this model. So अब इसको हम गिवन मान लेते हैं जॉब सिक्योरिटी को. तो अब जो यूटिलिटी फंक्शन बनेगा मैनेजर का वो दैट विल बी रिटन एज UM इज अ फंक्शन ऑफ GD वेयर S इज गिवन. मींस यहाँ पर UM जो है मैनेजर की यूटिलिटी जो है वो ग्रोथ ऑफ द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द फर्म उस पर डिपेंड करेगा जहां पर जॉब सिक्योरिटी जो है वो गिवन होगी, राइट? अब हम आगे मूव करें. ये यूटिलिटी फंक्शन हुआ आपका मैनेजर्स का. अभी हम इसमें स्लाइड में बात करें तो ये मैंने सीधे शेयर किया आपके साथ में, पिक्स इंसर्ट किए हैं. तो यहाँ अब हम सीधे इक्विलिब्रियम पर आने की कोशिश कर रहे हैं फर्म के.
तो यहाँ इक्विलिब्रियम की जब बात करेंगे तो पहले प्राइस पर हम आते हैं, तो उसके लिए नीचे आप एक लाइन देखेंगे, प्राइस हैज बीन ट्रीटेड एज अ पैरामीटर इन दिस मॉडल रादर देन एज अ पॉलिसी वेरिएबल। इस मॉडल का जो मेन फंक्शन है दैट इज नॉट टू डिटरमिन द इक्विलिब्रियम प्राइस लेवल, राइट। इस मॉडल में प्राइस हैज बीन टेकन एज गिवन, प्राइस को यहाँ पर गिवन माना है, और प्राइस को गिवन मानते हुए लेकिन इतना इन्होंने बताया कि प्राइस जो है वो दैट हैज बीन डिटरमिन्ड बाय फॉलोइंग द रूल ऑफ एवरेज कॉस्ट प्राइसिंग, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं कि प्राइस विल बी इक्वल टू AC, where further AC will be equal to ABC plus AFC plus profit margin। तो उसी को फॉलो करते हुए प्राइस डिटरमिन हुई है। सो वी आर मूविंग फ्रॉम हियर, यू कैन सी P bar equals to C bar plus A plus R and D and plus M। यहाँ पर P bar है means price is given and that is equal to the summation of 4 variables, out of which the first one is production cost, that is also given. Advertisement expenses are also given. R&D means रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फर्म जो अपने टेक्निकल जो भी इनोवेशंस हैं उन पर खर्च करती है उसको ये डिनोट करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट। प्लस M जो है एवरेज प्रॉफिट मार्जिन। सो इन फैक्टर से मिलके प्राइस डिटरमिन होती है। अगर इसको जब जस्ट रीराइटिंग दिस इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ M, सो इट विल बिकम एज M इक्वल्स टू P बार माइनस C बार माइनस A एंड माइनस R एंड D। इस इक्वेशन को अगर हम रीराइट करें तो ये इस तरह से बन जाएगी कि जो आपका एवरेज प्रॉफिट मार्जिन है दैट विल बी इक्वल टू प्राइस विच इज गिवन माइनस प्रोडक्शन कॉस्ट विच इज ऑल्सो गिवन माइनस एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस एंड माइनस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। नाउ मूविंग फर्दर, अब हम जो फर्स्ट एलिमेंट है विच इज एंडोजिनस वेरिएबल, जैसे पीछे आपने देखा कि यूटिलिटी फंक्शन ऑफ मैनेजर इज डिटरमिन्ड बाय द ग्रोथ ऑफ द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द फर्म। सो अब हम देखेंगे कि ये GD जो है आगे ये खुद कैसे डिटरमिन होता है। सो अकॉर्डिंग टू मैरिज दिस GD इज फर्दर डिटरमिन्ड बाय द 2 फैक्टर्स D and K, small d and small k। This small d stands for the rate of diversification, कि फर्म जो है अपने प्रोडक्ट्स को कितना विविधीकृत करके रखती है, कितना डाइवर्सिफिकेशन अपने प्रोडक्ट में करते हैं। नेचुरल सी बात है कि जितना प्रोडक्ट का डाइवर्सिफिकेशन होगा फर्म का सरवाइव करने का मार्केट में चांसेस उतने ही ज्यादा होते हैं, इवन प्रॉफिट अर्न करने के चांस भी उतने ही ज्यादा होंगे, रिस्क कम होगा। सो इसलिए ये GD जो है ये पहला इंपॉर्टेंट फैक्टर जिससे डिटरमिन होगा, दैट इज द रेट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन। And second one is small k, and by small k we mean proportion of successful new products, यानी फर्म डाइवर्सिफिकेशन से इसका क्लोज एसोसिएशन है इस k का, कि फर्म बहुत सारे प्रोडक्ट अपने मान लीजिए बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लेकिन उनमें से वो उन प्रोडक्ट्स का अनुपात क्या है जो कि सफलतापूर्वक मार्केट में टिके हैं। तो ये प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेसफुल न्यू प्रोडक्ट्स है स्मॉल के। तो ये 2 फैक्टर्स मिलके डिटरमिन करते हैं आपके जो GD है उसको, राइट। फर्दर ये K जो आगे जो K है ये प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेसफुल न्यू प्रोडक्ट्स है। इट इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ सम अदर फैक्टर्स एंड दोज मे बी डिनोटेड एज स्मॉल d, जो कि हम पीछे बात कर लिए हैं। अभी P के बारे में बात हमने कर ली, A के बारे में बात कर लिया, R एंड D के बारे में हम बात कर चुके हैं। सो प्रोपोर्शन ऑफ सक्सेसफुल न्यू प्रोडक्ट्स इज अ फंक्शन ऑफ रेट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, प्राइस, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस and research and development, right। where P is given, आगे आप देखेंगे where P is given, P given है in M is proxy for A, R and D। यहाँ पर आप देखेंगे तो इस M का जो A, R and D के साथ में जो पीछे वाले 2 वेरिएबल हैं, इन दोनों के साथ में जो रिलेशनशिप है आप देखेंगे यहाँ पर A के साथ में इस M का रिलेशनशिप, जो थर्ड इक्वेशन लिखी है मैंने उसके जस्ट ऊपर देखिए, तो M का इस A के साथ निगेटिव रिलेशनशिप है और इस R एंड D के साथ में निगेटिव रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर वो ये बोल रहे हैं कि इस A और क्योंकि P गिवन है यहाँ पर और A, R और D के साथ में इस M का निगेटिव रिलेशनशिप है, तो मान लीजिए वो कह रहे हैं कि इस इक्वेशन 4th में A, R एंड D को शो करने की बजाय अगर हम M को शो करें, M को हम उनका प्रतिनिधि के रूप में शो करें, if M is taken as a proxy और M is used to represent the advertisement expenses and research and development
in this equation 4, तो ये equation 4 क्या बन जाएगी? Then this k will be a function of d and m only. Why? Because this p has been removed because it was a given or fixed variable, so it has been removed, and in place of a, r and d, we have taken a new variable which is m. So this m is a proxy for a, r and d, and since this m has negative relationship with this a, r and d, so further we will say that this k also has negative relationship with this m, क्योंकि m का आप थर्ड इक्वेशन से जस्ट ऊपर वाले इक्वेशन में देखेंगे तो m के साथ a, r and d का नेगेटिव रिलेशनशिप है, तो इस वजह से इस फिफ्थ इक्वेशन में भी इस k का इस m के साथ भी नेगेटिव रिलेशनशिप होगा, जो कि नीचे आप देख रहे हैं. देयरफॉर फाइनली इक्वेशन थर्ड में बी रीरिटन एज, अब अगर थर्ड इक्वेशन है उसको हम रीराइट करें तो GD विल बी फंक्शन ऑफ D एंड M. D वाज ऑलरेडी देयर इन इक्वेशन थर्ड, सो D ऐसे कैसे आएगा, और M जो है वो इस K की जगह M आ जाएगा, इसलिए GD विल बी ए फंक्शन ऑफ D एंड M. या ये मान लीजिए कि इक्वेशन फिफ्थ जो है वो एज इट इज इक्वेशन 6 में कन्वर्ट हो जाएगी. द ओनली डिफरेंस इज दैट नाउ इन प्लेस ऑफ K देयर विल बी GD. एंड व्हाई इट इज सो, you just, to understand it, you just need to make a comparison of this equation third, fourth and fifth. तब आप इक्वेशन 6 को आराम से समझ लेंगे. एक बार गौर से थोड़ा देखें इन तीन इक्वेशंस को. सो फाइनली जो आपके GD है वो दैट इज अ फंक्शन ऑफ D एंड M, एंड हियर दिस GD हैज पॉजिटिव रिलेशनशिप विद दिस D के साथ में इसका पॉजिटिव रिलेशनशिप है, लेकिन यहाँ आप देखेंगे मैंने लिखा है DGD by D small d which is positive but declining. मतलब यहाँ रेट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन के बढ़ने पर ये जो ग्रोथ ऑफ द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द फर्म है वो बढ़ता है, लेकिन डिक्लाइनिंग रेट के साथ. यानी ये एग्जैक्टली वैसा ही है जैसे आप टोटल यूटिलिटी में देखते हैं. टोटल यूटिलिटी फंक्शन जब आप कर्व डिराइव करते हैं तो वो कॉनकेव शेप का इसीलिए बनता है क्योंकि वहां पर आप देखेंगे कि वो यूटिलिटी इंक्रीज होती है लेकिन डिक्लाइनिंग रेट के साथ में. सो एग्जैक्टली इन दोनों की रिलेशनशिप अगर हम ग्राफिकली शो करें तो वो इस तरह की बनेगी. नेक्स्ट है आपका DGD M के साथ में मैंने अभी जस्ट एक्सप्लेन किया, सिंस दिस M हैज नेगेटिव रिलेशनशिप विद A, R and D, and here this M has been used to represent A, R and D, so that's why this M has negative relationship with GD also. So DGD by DM is negative, क्योंकि तो इस M का एवरेज प्रॉफिट मार्जिन का और ग्रोथ ऑफ द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट ऑफ द फर्म का नेगेटिव रिलेशनशिप होगा. जितना एवरेज प्रॉफिट मार्जिन राइज होगा उतना ही आपका GD जो है डिक्लाइन होगा. अब यहाँ क्योंकि M को गिवन माना है, इसलिए M में चेंज होने पर M में अगर राइज है तो ये फंक्शन इसका जो ये GD फंक्शन जो होगा ये नीचे की तरफ आ जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, और अगर M में डिक्लाइन है तो ये GD फंक्शन ऊपर की तरफ राइज हो जाएगा. नेक्स्ट स्लाइड में आप डायग्रामेटिकली देखेंगे. यहाँ आप देखेंगे तो ये जो कर्व है यहाँ ये GD जो है वर्टिकल एक्सिस पर शो किया है, और जो D है रेट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन उसको हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे शो किया है. तो एज द रेट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन इंक्रीजेस GD आल्सो इंक्रीजेस बट विद द डिक्लाइनिंग रेट. दैट्स व्हाई ये आपका शेप जो है एकदम टोटल यूटिलिटी फंक्शन के जैसा है. और M जो है यहाँ आप देखेंगे ये बार लगा हुआ, दैट मीन्स द वैल्यू ऑफ M इज हियर गिवन. यहाँ नेक्स्ट जो आपका ग्राफ है इसमें आप देखेंगे तो ये देखिए ये वाला मान लीजिए ओरिजिनल है ये M1 से इस ये जो है ऊपर वाला जो है GD इज अ फंक्शन ऑफ D एंड M1 इसका कनेक्शन ऊपर वाले कर्व का कनेक्शन है M1 से, एवरेज प्रॉफिट मार्जिन इक्वल्स टू M1, और सेकंड वाले का कनेक्शन है M2 से, थर्ड वाले का M3 से. एंड हियर वी नीड टू रिमेंबर दैट M1 is less than M2 and M2 is less than M3. So as the average profit margin increases, this GD curve shifts downward. अगर आप यहाँ देखेंगे कि जैसे जैसे आपका जो एवरेज प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होता है तो आपका ये GD जो कर्व है वो नीचे की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है, राइट. सो इसलिए यहाँ पर जो कर्व है वो डिपेंड एंडोजीनस वेरिएबल जो है दैट इज द रेट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन, एंड एक्सोजीनस वेरिएबल इज ये आपका स्मॉल m जिसको हमने एवरेज प्रॉफिट मार्जिन बोला है. D के साथ में इस GD का पॉजिटिव कनेक्शन है,
लेकिन डिक्लाइनिंग रेट के साथ, और इस स्मॉल m के साथ में इस GT का निगेटिव रिलेशनशिप है, राइट। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलें, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड नहीं, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट जो है वो ओनर्स यूटिलिटी फंक्शन। तो यहाँ पर आप देखेंगे ओनर का जो यूटिलिटी फंक्शन है वो दैट हैज बीन डिनोटेड एज UC इक्वल्स टू, इज अ फंक्शन U0 है, U0 इक्वल्स टू नॉट इक्वल्स टू, U0 इज अ फंक्शन ऑफ GC, और GC क्या है ये मैं पीछे आपको बता चुका हूँ, ग्रोथ ऑफ कैपिटल सप्लाई। So utility of the capital owners or the shareholders is a function of or depends on the growth of capital supply, and growth of capital supply in turn depends on two factors again, A bar and the pi। ये भी आगे दो factors पर depend करती है, A bar। यहाँ ये जो ए बार है, ये ए बार फाइनेंशियल सिक्योरिटी कोएफिशिएंट को शो कर रहा है, और ये पाई जो है ये पाई प्रॉफिट लेवल को शो कर रहा है। तो जैसे पीछे हमने जीडी देखा है, सिमिलरली यहाँ जीसी जो है, जीसी इज फर्दर अ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स इंक्लूडिंग ए बार एंड पाई, वेयर ए बार स्टैंड्स फॉर द फाइनेंशियल सिक्योरिटी कोएफिशिएंट और कांस्टेंट, एंड पाई फॉर द प्रॉफिट लेवल। सिंस दिस ए बार इज गिवन, सो नो नीड टू हैव फर्दर डिस्कशन अबाउट इट। हमें फोकस जो करना है इस पाई पर करना है, and this pi equals to, further we can see that this pi is also function of two variables, and those two variables are m and small d, जिनका हम पीछे बात कर चुके हैं। and this m stands for the same, that is average profit margin, and d for the rate of diversification। and now we have to see that what kind of relationship this m and d possess with this pi। तो ये नीचे आप देख सकते हैं कि d pi के साथ में average profit margin का positive relationship है, which is quite obvious, no need to provide an explanation of it। and secondly, इस D के साथ में पाई का रिलेशनशिप है पॉजिटिव, लेकिन इनिशियली ये permanently we cannot say that it has a positive relationship with the rate of diversification throughout। इनिशियली इसका पॉजिटिव रिलेशनशिप होगा, एक पॉइंट के बाद में मैक्सिमम होगा, और उसके बाद में इफ रेट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन कंटिन्यूज देन दिस पाई स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, right? So this type of relationship will be there between this pi and d। initially d के इंक्रीज होने पर pi इंक्रीज होगा, एक पॉइंट पर मैक्सिमम होगा, और उसके बाद डिक्लाइन होगा, राइट। तो यहाँ आप देखेंगे मैंने लिखा भी है, द रिलेशनशिप बिटवीन pi and d is initially positive, reaches a maximum and then declines as d is further accelerated, right? सो रीराइटिंग इक्वेशन 7th, यहाँ पर ये जो इक्वेशन 7th मैंने लिखी थी, मैंने जस्ट टू रिपीट द थिंग्स, मैंने ये वाला ओनर्स यूटिलिटी फंक्शन स्टार्ट ऐसे किया कि ओनर्स यूटिलिटी फंक्शन जो है वो दैट इज ओनर्स यूटिलिटी फंक्शन डिपेंड्स ऑन दिस GC which is the growth of capital supply। growth of supply of capital in turn is a function of two variables, A bar and pi, where pi in turn is also function of two variables, m and d। m stands for average profit margin, d stands for rate of diversification। it has positive relationship with the m, and initially it has positive relationship with d also, then reaches maximum, and after that it starts declining। तो अब रीराइटिंग दिस इक्वेशन 7th, ये जो 7th इक्वेशन थी इसको हम रीराइट करें, सॉरी 8th इक्वेशन को रीराइट करें, तो GC नाउ विल बी इक्वल टू A बार का A बार होगा विच इज गिवन, पाई की जगह हम ये वाला जो इक्वेशन है 9th इसकी वैल्यूज लिख देंगे FMD। तो यहाँ पर A बार इन जो बड़ा ब्रैकेट है उसमें मैंने लिखा है FMD, इस तरह से 10th इक्वेशन हमें मिलती है। तो GC अब डायरेक्टली GC का भी वही रिलेशन M और D के साथ में होगा जो पाई का रिलेशन M और D के साथ में था। मींस इनिशियली एज द रेट ऑफ डिवर्सिटी, हियर अगेन वी नीड टू रिमेंबर दैट GC जो होगा, GC दो वेरिएबल्स का फंक्शन होगा, सीधा सीधा M और D का, जहां पर ये M जो है वो एक्सोजीनस वेरिएबल है जैसा पीछे एनालिसिस में देखा, और D जो है वो एंडोजीनस वेरिएबल है। पर यहाँ पर थोड़ा चेंज होगा, D के इंक्रीज होने पर इनिशियली GC इंक्रीज होगा, फिर मैक्सिमम पहुंचेगा, उसके बाद भी अगर D कंटिन्यू है तो ये इट स्टार्ट्स declining। and as far as the relationship between this M and GC is concerned, these two have positive relationship throughout। जैसे M, क्योंकि लेकिन M जो है वो यहाँ पर एक एक्सोजीनस वेरिएबल है, इसलिए इनिशियल जैसे जैसे M की वैल्यू राइज होगी तो GC जो कर्व है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। तो यहाँ आप नीचे देखेंगे ये फर्स्ट जो डायग्राम है
ये जीसी और आपके डी के बीच में रिलेशनशिप को शो कर रहा है। तो यहाँ कर्व के शेप से आपको पता चल रहा है कि एज द डी इंक्रीजेस इनिशियली जीसी ऑल्सो इंक्रीजेस, then it reaches maximum, and even if after that d keep on increasing, gc ultimately starts डिक्लाइनिंग। तो ये नीचे की ओर आ गया। यहाँ पर m जो गिवन है। नेक्स्ट डायग्राम जो राइट हैंड साइड में है, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ आप देखिए ये जो नीचे नीचे वाला कर्व है, इट हैज इट करस्पॉन्ड्स टू द m1 लेवल ऑफ एवरेज प्रॉफिट मार्जिन। The second curve जो उसके ऊपर है, that corresponds to the M2 level of average profit margin, and this third curve जो M3 को डिनोट कर रहा है, वो that corresponds to the M3 level of average profit margin, and here we need to remember that M3 is greater than M2 and M2 is greater than M1. So unlike earlier case, what we observe here that as the average profit margin increases, GC कर्व शिफ्ट्स अपवर्ड। यहाँ उल्टा है, यहाँ पर M1 प्रॉफिट लेवल कम है तो M2 ज्यादा होने पर जेसी कर्व भी ऊपर शिफ्ट होता है और M3 होने पर और ऊपर शिफ्ट होता है। पीछे वाले केस में इसका रिवर्स था। सो इस तरह से अगर पीछे वाले केस और इस केस को हम कंपेयर करें तो इन बोथ ऑफ द केसेस GD वाज अ फंक्शन ऑफ D एंड M, एंड हियर GC इज आल्सो फंक्शन ऑफ D एंड M, राइट? So up now we are in a position to move towards the equilibrium of the firm. Now we have to see that how the manager's utility function is maximized, or we can say how the equilibrium of the firm is attained. So next slide जो है ending slide, इस हम चलते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं simple ये line ध्यान रखिएगा, the firm is in equilibrium where maximum balanced growth rate is attained. I started with this same point. आज हमने जो शुरू किया वो इसी पॉइंट के साथ शुरू किया था कि मैरिस के अकॉर्डिंग द एम ऑफ द फर्म इज नॉट टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, rather to maximize the balanced rate of growth, and this balanced rate of growth is maximized at a point where GD equals GC, and we have just seen graphically as well as algebraically that GD और GC किस तरह से एक दूसरे से कनेक्शन रखते हैं और क्या क्या है, कैसे हम इसको डिफाइन करते हैं। तो ये उस पॉइंट पर अटेंड होगी, ये जो आपकी G है, G बैलेंस्ड रेट ऑफ ग्रोथ मैक्सिमम वहां होगी जहां GD और GC एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो ग्राफिकली हम ये algebraically हम इस तरह से बोल सकते हैं, एंड ग्राफिकली वी हैव जस्ट सीन दैट व्हाट विल बी द शेप ऑफ दीज टू कर्व्स रिस्पेक्टिवली। तो ये यहाँ पर इधर से आप देखेंगे तो नीचे ये तीन कर्व हमने बनाए, ये आपके GD कर्व्स बनाए जो कि GD1, GD2, GD3, GD4 है। ऊपर ही ऊपर वाला जो है वो आपके जो M1 प्रॉफिट लेवल उसको रिप्रेजेंट करता है, नीचे वाला M2 को, फिर M3 को, M4, यानी यहाँ पर वही जैसे जैसे प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होता है वैसे वैसे ये GD कर्व नीचे की ओर शिफ्ट हो रहा है। और यहाँ रिवर्स है, दूसरा वाला जो दूसरी साइड का कर्व है GC कर्व, वहां पर जैसे जैसे एवरेज प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज हो रहा है आपका GC कर्व ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ये हर एक कर्व GD1 GC1 को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, GD2 GC2 को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, GC3 GD3 को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा और GD4 GC4 को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। एंड ये पॉइंट्स को हमने इस डायग्राम में आप देखेंगे तो नाम दे रखा है A, B, C, D। अगर इन चारों पॉइंट्स को हम कनेक्ट कर देते हैं तो इनको कनेक्ट करने से एक कर्व हमें मिलता है, दैट कर्व मे बी नेम्ड एज बैलेंस्ड ग्रोथ कर्व। इसको हम संतुलित वृद्धि कर्व कह सकते हैं, और इस संतुलित वृद्धि कर्व का शेप जो होगा वो इस तरह का होगा कि एक पॉइंट पर कहीं ना कहीं ये मैक्सिमम होगा। तो जिस पॉइंट पर ये बैलेंस्ड ग्रोथ कर्व मैक्सिमम पॉइंट होगा वहीं पर बैलेंस्ड ग्रोथ जो होगी मैक्सिमम होगी, और उस पॉइंट पर GD विल बी इक्वल टू GC। सो दिस इज हाउ द इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म विल बी अटेंड। सो इस तरह से इस डायग्राम में आप देख रहे हैं यहाँ B, किताब में देखेंगे B है, मेरे इस डायग्राम में C ऐसा लग रहा है जैसे मैक्सिमम है, तो आप यहाँ C पॉइंट को मैक्सिमम बोल सकते हैं। किताब में इस तरह से ड्रॉ किया है कि वहाँ B पॉइंट को दिखा रखा है। सो दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस टू द एक्सप्लेनेशन। Important point is the aim of the firm here is not to maximize the profit, rather to maximize the balanced rate of growth. This balanced rate of growth is maximized again at a point where GD equals GC। तो ये हमने पूरा explanation इसके बारे में दिया है।
तो ये नीचे कुछ पॉइंट्स मैंने दिए आपके जस्ट रिवीजन के लिए, तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। इनमें कुछ समझ में आपको कुछ परेशानी आ रही हो तो आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, मैनेजरियल थियरी ऑफ फॉर्म जो है आपकी, वो मैनेजरियल थियरी, ये थियरी आपके न्यू क्लासिकल थियरी ऑफ फॉर्म जो है उसके क्रिटिसिज्म के रूप में आई है। सेकेंडली, मैरिस का जो पर्टिकुलर मॉडल है वो उसमें फोकस प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ऑफ फॉर्म पर नहीं होकर के आपके बैलेंस्ड रेट ऑफ ग्रोथ पर है। एंड ये उस पॉइंट पर अटेंड होगा जहां पर जीडी विल बी इक्वल टू जीसी। जीडी मैटर्स टू द मैनेजर्स and GC matters to the capital owners or the shareholders. Further, we have seen that in order to reach at GD and GC, firstly we have to see that what determines the utility functions of the managers and the capital owners respectively. And उसी process में हमने देखा है कि the most important factor in the manager's utility function is the GD, and in the most important factor in the utility function of capital owners is GC. उससे हमने इनके जो कर्व्स हैं वो डिराइव किए और उन कर्व से हमने बताया कि किस तरह से बैलेंस्ड रेट, बैलेंस्ड ग्रोथ कर्व जो है वो हम अटेंड करते हैं और कैसे बैलेंस्ड ग्रोथ कर्व जो है वो डिफाइन करता है कि किस पॉइंट पर फर्म का इक्विलिब्रियम होगा। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस मॉडल। मैंने अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट किया, लेकिन कई कई जगह आप देखेंगे कि कुछ चीज़ें रिपीट हुई हैं क्योंकि मैंने पॉज करना पड़ा है कई जगह स्लाइड्स को। तो आप थोड़ा सा अपने अंडरस्टैंडिंग से, कि आप लोग पीजी के स्टूडेंट से मैच्योर हैं तो आप लोग समझते हैं कि टेक्नोलॉजी की ड्रॉबैक्स तो है। मैं हर बार बोलता हूँ ये बात, क्योंकि बीच में जैसे मैंने पॉज कर दिया तो नेक्स्ट लाइन मुझे ये ध्यान नहीं रहता कि एकदम कंटिन्यूएशन में कौन सी लाइन बोल रहे थे, तो कई बार चेंज लाइन अचानक से आई होगी आज। और क्योंकि आज एक्सप्लेनेशन भी काफ़ी लेंथी था इसलिए कई बार इंटरप्शन हुआ है बीच में। सो आप उसके साथ में कॉप अप करें। एंड आगे अगर कोई इश्यूज हैं, नेक्स्ट जो अपना प्रेजेंटेशन होगा दैट विल बी अबाउट द विलियमसन्स मॉडल। सो थैंक यू वेरी मच।